दोषियों के चुनाव लड़ने पर आजीवन नहीं, 6 वर्ष की रोक ही सही, ऐसा कहा है केंद्र सरकार ने। जी हाँ, अभी हाल ही में जैसे आप जानते हैं कि कोई ना कोई मुद्दा जो है लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलता ही रहता है। यदि कोई प्रेजेंट में जो सांसद और विधायक है, ठीक है, या फिर हम मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो है सांसद और विधायक बनना चाहता है, तो एलिजिबिलिटी तो आप लोग जानते हैं, ठीक है, वो क्राइटेरिया उन्होंने सब कंप्लीट किया हुआ है। वो एमपी बनना चाहते हैं, एमएलए बनना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, अब यहाँ पर प्रोसीजर नहीं बता रहे, हम यहाँ पर बताने वाले हैं कि यदि उन्होंने कोई ऐसा अपराध किया है जिसमें दोष सिद्ध हो चुके हैं, दोष सिद्ध हो चुके हैं, ये भी बात ध्यान रखना, दोष सिद्ध हो चुके हैं और 2 वर्ष के कारावास से अधिक की सजा के अपराध के मामले में, तो ऐसी स्थिति में वो जो है अयोग्य हो जाएंगे, यानी कि अगले 6 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। और अगर पहले से वो हैं सांसद और एमएलए, तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी और अगले 6 साल तक उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि वो किसी भी प्रकार का जो है क्या नहीं लड़ सकते, इलेक्शन नहीं लड़ सकते, यानी कि 2 साल से अधिक की सजा वाले मैटर्स हैं और 6 साल तक उन पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के काफ़ी रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर डली हुई है। वैसे फाइनल डिसीजन अभी नहीं हुआ है कि दोषियों के चुनाव लड़ने पर जो है आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए, मतलब वो इन लाइफ कभी भी जब उन पर किसी भी अपराध का आरोप सिद्ध हो चुका है तो उसके बाद वो कभी भी जो इलेक्शन ना लड़ें, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका बैकग्राउंड क्रिमिनल हो वो देश को संभाले, ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं होना चाहिए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, बट यहाँ पर केंद्र सरकार ने क्या कहा है कि विधि बनाने का काम संसद का है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। तो वहां पर केंद्र ने कहा है कि 6 वर्ष की रोक ही सही इस प्रकार के मैटर्स में। यह मुद्दा संसद का क्षेत्राधिकार है, कोर्ट को इस संबंध में आदेश नहीं देना चाहिए। तो ये देखते हैं, यहाँ पर देखिए जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने मांग की है कि वह एक तरह से कानून को दोबारा लिखने की मांग, कोर्ट संसद को निर्देश नहीं दे सकता कि वह एक निश्चित तरह से कानून बनाए, क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार का क्या कहना है कि कानून बनाने का काम केंद्र सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, केवल वो किसी भी कानून का रिव्यू कर सकते हैं, उसकी समीक्षा कर सकते हैं। यहाँ पर आप सीधा देख पा रहे हैं कि सरकार ने, जो केंद्र सरकार, उन्होंने सजा याफ्ता दोषियों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग का सुप्रीम कोर्ट में विरोध करते हुए मौजूदा 6 वर्ष के प्रतिबंध के कानून को ही क्या ठहराया है, उचित ठहराया है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। और केंद्र ने जवाब में जो एफिडेविट दाखिल किया है उसमें कहा है कि दोषियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना संसद के क्षेत्राधिकार में आता है। और साथ ही साथ जो पिटिशनर था इसमें, जिन्होंने मांग की थी कि दोषियों को चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाना चाहिए, केंद्र सरकार ने कहा कि उनकी ये मांग उचित नहीं है, क्योंकि यह एक प्रकार से कानून के पुनर्लेखन की मांग है। मतलब क्योंकि हमारा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है उसमें क्या दिया हुआ है कि 6 वर्ष तक जो है कोई भी विधायक एमपी जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है इलेक्शन लड़ने से, तो वो कानून है। अगर उसमें आजीवन जो आप इंक्लूड करोगे कि आजीवन वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, तो उसके लिए उसमें क्या करना होगा, इनका कहना है कि उसमें संशोधन करना होगा। संशोधन केवल कौन कर सकती है, पार्लियामेंट कर सकती है। तो यहीं पर उन्होंने कहा है कि अगर आप इस मांग को कंप्लीट कराना चाहते हो तो ये पुनर्लेखन की मांग है, जो न्यायिक समीक्षा के क्षेत्राधिकार से बाहर है। मामले में शीर्ष कोर्ट 4 मार्च को सुनवाई करेगा, यानी कि इस मामले में जो मेन आपकी अब सुनवाई होने वाली 4 मार्च को होगी। तो वहां पर जो है, जो इसमें एडवोकेट हैं अश्विनी उपाध्याय, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दोषियों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग की है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेन चीज इसके अंदर यही है कि यहाँ पर 4 मार्च को अब सुनवाई होगी। 4 मार्च को होने बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले में क्या जवाब दिया जाता है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के इस हियरिंग के बाद यहाँ पर पता चलने वाला है। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अयोग्यता के आधार और अयोग्यता के प्रभाव में भेद की इन्होंने यहाँ पर बात की है। जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन्होंने कहा है कि सबसे पहले क्या करना चाहिए कि अयोग्यता का आधार क्या है और उस अयोग्यता का प्रभाव क्या होगा, इन दोनों में डिफरेंस मेनली होना चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा कि पिटिशनर ने अयोग्यता का जो आधार है और अयोग्यता का जो प्रभाव है उसमें कोई डिफरेंट नहीं किया है महत्वपूर्ण। ये देखिए, यह है वैसे तो मेनली बिल्कुल सही है कि अयोग्यता का आधार अपराध में दोष सिद्धि है, यानी कि कोई भी एमपी या एमएलए किस आधार पर अयोग्य हो रहा है, यदि वो उस अपराध में दोषित हो जाता है, और यह तब तक नहीं बदलता जब तक कि सजा चलती रहती है। दोष सिद्धि का प्रभाव एक निश्चित समय में खत्म हो जाता है। ये 2 चीजें इन्होंने यहाँ पर की हैं। देखिए कि अयोग्यता का आधार क्या है कि जैसे ही उस विधायक या संसद को दोष सिद्धि हो जाती है, और ये तो है आधार, और इसका प्रभाव कब तक रहेगा, जब तक वो सजा चलती रहती है, एक निश्चित अवधि के बाद खत्म नहीं हो जाती। क्योंकि केंद्र सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 102
और 191 में सदस्य के योग्यता को दी गई शर्तों का हवाला देते हुए भी कहा, क्योंकि 102 के अंतर्गत जो सांसद हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई और 191 के अंतर्गत जो हमारे विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है। तो इन शर्तों का हवाला देते हुए कहा है कि लाभ का पद धारण, इन्होंने कहा कि ये चीज़ें हैं डिस्क्वालिफिकेशन में आती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कि लाभ का पद धारण करना, पागल हो या दिवालिया हो या भारत का नागरिक नहीं होने पर व्यक्ति सदस्य नहीं हो जा सकता। लेकिन जैसे ये परिस्थितियां नहीं रहती तो अयोग्यता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, इन्होंने कहा भाई ये जो एलिजिबिलिटी इन्होंने यहाँ डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ दी हुई है, अब जैसे ये डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो जाती है, उसकी अयोग्यता भी खत्म हो जाती है, वो योग्य हो जाते हैं इलेक्शन लड़ने के। तो वैसे ही मेनली जो कन्विक्शन, दो सिद्धि वाला मैटर, उसमें भी यही होना चाहिए कि जब तक उसकी सजा लगातार चले तब तक वो अयोग्य होना चाहिए, जैसे उसकी सजा खत्म हो जाती है तब तक उसका इफेक्ट भी खत्म हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने कहा आधार क्या है कि अगर आप दो सिद्ध हो, आधार क्या है योग्यता का, यदि आप पागल हो, प्रभाव क्या है कि जैसे ही आपकी वो ड्यूरेशन जो अयोग्यता वो खत्म हो गई, उसका प्रभाव खत्म होगा, तभी आप योग्य हो सकते हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी जो है खोली गई हैं इनके द्वारा। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बट यहाँ पर अब केंद्र सरकार ने तो अपना जो है बात उनको कहनी है, बिल्कुल कह दी है कि यह जो है काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, काम केंद्र सरकार का कानून बनाने का, और इस प्रकार के प्रोविज़न में संशोधन केवल कानून यानी कि हमारी पार्लियामेंट ही तय कर सकती है। तो यहाँ पर बट जैसे इस मामले में जो है सुनवाई के लिए मामला रखा गया है 4 मार्च सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, तो देखते हैं कि 4 मार्च को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस केस में क्या डिसीजन आता है, क्या वो केंद्र सरकार के जो एफिडेविट उन्होंने दाखिल किया था उसकी मांग को सुनती है या फिर अपने हिसाब से कोई भी डिसीजन देती है। तो आइए देखते हैं, इंतजार करते हैं 4 मार्च को, उसके बाद एक नई वीडियो इसी टॉपिक को लेकर के आएंगे आपके समक्ष। धन्यवाद।